हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 5th का चैप्टर 9 कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 9 और बहुत सारे चैप्टर आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे कि प्रीवियस सेशन में आपको पता है चैप्टर 8 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और एनसीईआरटी क्लास 4 की समरी में जो 27 चैप्टर है वहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमें चैप्टर 9 पढ़ना है, जिसमें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो, यानी कि यहाँ पर माउंटेन की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बछेंद्री पाल के बारे में सारा देखेंगे और माउंटेन के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बछेंद्री पाल जो है उन्होंने कहाँ से ट्रेनिंग ली है? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से इन्होंने ट्रेनिंग ली है। अब कहानी यहाँ पर है कि कोई लड़कियाँ यहाँ पर जो है अपना कैंप लगाती है, तो वहाँ पर बछेंद्री पाल आती है। तो इस पूरे चैप्टर में उनके बारे में बताया हुआ है कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया और कैसे वो पहाड़ पर चढ़ी थी। पूरा उनके परिवार और उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर हम लोग बछेंद्री पाल की कहानी पढ़ लेते हैं, जो कि जो टीचर हैं उन्होंने बच्चों को कहानी सुनाई थी। तो देखो, पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए आई थी। वहाँ अपनी सहेलियों के साथ वह खेल खेल में लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। वह चढ़ तो गई, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई थी। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, पास में कुछ भी नहीं था और पूरी रात वहीं पर बितानी थी। यह लड़की कौन थी? ये गढ़वाल के नाकुरी गाँव में रहने वाली बछेंद्री पाल के बचपन की घटना है। ठीक है, अब बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ने उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। और गाइड उन्हें कौन करते थे? तो गाइडर का नाम भी यहाँ पर पूछा जाता है। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो है उन्होंने यहाँ पर बछेंद्री पाल को गाइड किया था। अब वे क्या करते थे? वे महिलाओं को पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग देते थे। 1984 में बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। अब यहाँ पर एक धमाका होता है, उनकी कहानी यहाँ पर बताई गई है। 18 लोगों की टीम यहाँ पर थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, उसमें से 7 महिलाएं थी, जिसमें से बछेंद्री पाल भी थी। वहाँ पर एक अचानक से बर्फ का तूफान आ जाता है, जो पूरा बर्फ से ढक जाते हैं। बछेंद्री पाल भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है। बाकी लोग जो होते हैं नीचे उतर जाते हैं, लेकिन बछेंद्री पाल यहाँ पर नीचे नहीं जाती और वापस से वो चढ़ाई शुरू कर देती है। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं बछेंद्री पाल ने जो है 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900, अब थोड़ी कम है, 8848 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में सागर माथा बोला जाता है, पर कदम रखा था। ठीक है, वहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि बहुत टिकने की भी जगह नहीं होती, बहुत फिसलन होती है। तो इस तरीके से उन्होंने अपना पूरा बताया कि मैं किस तरीके से वहाँ पर खड़ी रही। अब भारत का मैंने झंडा वहाँ पर लगाया और 43 मिनट तक वो वहाँ पर ऊपर ही रही थी, उसके बाद वो नीचे आ गई थी। ठीक है, तो ये भारत की पहली ऐसी महिला है और संसार की 5वीं ऐसी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर कदम रखा है। क्या क्या चीज़ें इसमें हमें ध्यान रखनी है बछेंद्री पाल के बारे में? बछेंद्री पाल के ट्रेनर कौन है? उनके ट्रेनर हैं यहाँ पर ज्ञान सिंह, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इनको ट्रेनिंग दी थी। कहाँ से? ये नेहरू इंस्टीट्यूट जो है उत्तरकाशी का, वहाँ से इन्होंने पूरी ट्रेनिंग ली है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये उत्तरकाशी उत्तराखंड से बिलोंग करती है। ठीक है, वहाँ की है ये। और क्या क्या चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं? 23 मई 1984 को 1:07 पर इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। सागर माथा इसे बोला जाता है नेपाल में। और इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, 1984 में जो है इन्हें क्या, किस पद से सम्मानित किया गया था? सबसे पहले क्योंकि इसी समय ये चढ़ी थी, तो इन्हें यहाँ पर पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और अभी 2019 की यदि अपन बात करें तो 2019 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये 2 चीज़ें और आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि करंट की बात है, करंट अफेयर्स की बात है, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। 1984 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और अभी 2019 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, भारत के बहुत बड़े सम्मान है ये, 2 सम्मान और भी बहुत सारे अवार्ड्स इन्हें मिल चुके हैं। और भारत की ये पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी और संसार की 5वीं महिला है। ठीक है, और बच्चों के साथ हम लोग ये डिस्कस कर सकते थे कि पहाड़ पर चढ़ते समय किन किन चीज़ों को लेकर जाना चाहिए। स्लिंग, पिटॉन, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग आदि के चित्र बनाकर या बच्चों के साथ डिस्कस करके हम बता सकते हैं कि पहाड़ पर चढ़ाई करते समय इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अगला चैप्टर है हमारा डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। तो मैं ये पूरा चैप्टर यदि आपको शॉर्ट में बताऊं तो इसमें क्या होता है, ये जो कंवर सिंह है इन्हें बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, मैं आपको इनका फोटो दिखा देती हूँ। कौन है ये कंवर सिंह? ये एक डाकिया है, ये एक पोस्टमैन है। सबसे पहली बात तो कि ये पोस्टमैन है और इन्होंने क्या किया है, एक बार इनके ऊपर एक अटैक हुआ था, जहाँ पर जो कुछ लोग ऐसे थे, इनका शिमला में इनका तबादला हुआ था। नए नए ये शिमला में गए थे। वहाँ पर कुछ लोग जो है पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्ट कार्ड जो भी चीज़ें होती थी वो चुरा
बचाना चाहते थे, तो इन्होंने यहाँ पर गाँव वालों को या आसपास के लोगों को चिल्ला चिल्ला कर वहाँ पर लगा दिया था, आवाज़ लगा दी थी, जिससे कि सारे गाँव के आसपास के लोग आ गए और यहाँ पर पोस्टमैन जो है ये, इन्होंने सारी चीज़ों को चुराने से बचाया था। इनको भी बहुत सारी चोट भी आई थी क्योंकि इनके सर पर भी डंडा मार दिया गया था। इसके लिए सरकार के द्वारा इनको बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया गया था। और कब मिला था? 2004 में मिला था। एक सर्टिफिकेट और साथ में 500 रुपये का इनाम इनको दिया गया था। अगले चैप्टर की बात करते हैं। अगला चैप्टर है हमारा सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में। ठीक है, सुनीता विलियम्स को हम सभी जानते हैं, उनके अंतरिक्ष की कहानी है। तो ये पूरी कहानी को हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। हिम्मत रखे तो नए दरवाजे खुलेंगे। सुनीता जब 5 साल की थी तो उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरते हुए देखा था। पहली बार चांद पर उतरने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। सुनीता ने उन्हीं को देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई थी। उन्हें पता है, वो बताती है कि उन्हें खेलकूद जो है उसमें बहुत ज़्यादा रुचि थी, बहुत मज़े आते थे, उन्हें तैराकी करना बहुत पसंद था। वे पढ़ाई में कभी भी आगे नहीं रही, मतलब फर्स्ट आना और ये सब उनका नहीं था, बस उन्हें खेल और इन सब में बहुत ज़्यादा रुचि थी। सुनीता गोताखोर बनना चाहती थी लेकिन पर हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। अब कैसे होता है इस कहानी को पूरा हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन जब सुनीता को पता चलता है कि अगर उन्हें अंतरिक्ष में जाना है या इस तरीके का कार्य करना है तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने पढ़ाई करी, फिर उसके आगे जाकर ट्रेनिंग ली और फिर ये अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली भारतीय महिला बन गई। क्योंकि सबसे पहले तो कल्पना चावला गए थे, उसके बाद सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली भारतीय महिला ये बन चुकी है। ठीक है, फिर ये बताती है, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करती है कि कोई भी चीज़ जो है हम लोग जो चाहते हैं वो हमेशा हमें नहीं मिलता है। बस हमें कोई भी कार्य करना है तो मन से करना चाहिए और उसके जो रास्ते हैं हमारे फ्यूचर के, वो हमेशा खुलते रहते हैं। हमें बस अपने कार्य पर डटे रहना चाहिए। देखो, इसमें एक पेडागोजी का पॉइंट आता है कि यहाँ पर जो वैज्ञानिक होते हैं वो भी पृथ्वी के आकार को लेकर जूझते रहते हैं कि समझ नहीं आता पृथ्वी एक्चुअली में है कैसी। तो यहाँ पर हम बच्चों को ऊपर बाउंडेड नहीं कर सकते। पृथ्वी गोल होती है, पृथ्वी ओवल शेप की होती है। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। जब वो ग्लोब देखेंगे या उन्होंने कहीं देखी है टीवी पर, तो वो क्या सोचते हैं पृथ्वी किस शेप की हो सकती है। वो अपने विचारों को यहाँ पर बिल्कुल बिना किसी हिचक के बेझिझक होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए, अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर 12, खत्म हो जाए। तो देखो, यहाँ पर सारे व्हीकल में जो हम लोग पेट्रोल, डीजल, गैस, केरोसिन इनकी बात करते हैं, इन सभी की यहाँ पर बात होगी। अगर ये खत्म हो जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, या फिर ये जो सारे साधन ये कैसे चलेंगे, हमारा काम कैसे कंप्लीट होगा। तो इस पूरे चैप्टर में ये सारी चीज़ें बताई गई है कि आप किस तरीके से जो है प्रदूषण को भी रोक सकते हो और साथ में इनका जो बहुत अधिकता से प्रयोग होता है इसको भी हम लोग यहाँ पर कम कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर बच्चों को हम इस तरीके के पोस्टर लगाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि तेल के भंडार सीमित होते हैं, इसे अपने बच्चों के लिए बचाइए। मतलब आगे आने वाली जनरेशन के लिए हमें बचाना होगा। हर बूंद से अधिक लाभ ले, गाड़ी रोके तो इंजन को बंद कर दे। इस तरीके से यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों को ऐसे चार्ट बनाने चाहिए, फिर लोगों को जो है अपने पेट्रोल पंप पर इस तरीके के लगा देना चाहिए। साथ में यहाँ पर पेट्रोल डीजल का दाम भी लिख सकते हैं, पूरा चार्ट बनाकर बताया हुआ है। अब यहाँ पर बच्चों के साथ ये चर्चा की जा सकती है कि जो ये तेल है, तेल में पेट्रोल, डीजल, जमीन से निकलने वाले जो खनिज पदार्थ है, वो सारे ही चीज़ों को यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर तेल बोला गया है। ठीक है, तो अब हमें ये चीज़ चेक करनी है कि ये बच्चों के साथ हमें डिस्कस करना होता है कि ये कहाँ से निकलते। तो ज़मीन के नीचे से निकलते और बहुत लाखों वर्ष लग जाते हैं इन चीज़ों को बनने के लिए। और कैसे निकाला जाता है, तो बोरिंग या पंप लगाकर पानी की तरह जैसे पानी निकाला जाता है, वैसे ही यहाँ पर इन सारी चीज़ों को ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि भारत में तेल के भंडार है तो वो किस किस राज्य में पाए जाएंगे। तो तेल के भंडार हमारे यहाँ पर इंडिया की पर्टिकुलर बात करें तो असम में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में। कहाँ कहाँ पर पाए जाएंगे? असम में पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। और कहाँ पर पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में ये पाए जाते हैं। ठीक है, उसके आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ज़मीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा और क्या क्या निकलता है। यदि ये तेल तो निकलता है, पेट्रोल, डीजल तो निकलता है, और क्या क्या निकलता है। तो देखो, यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें निकलती हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। खनिज में क्या क्या निकलेगा? कोयला, लोहा, तांबा, सोना, बॉक्साइट, ये सारी चीज़ें जो है ये सब भी इस तेल के अलावा ज़मीन के अंदर से ही निकलती है। पेट्रोल, डीजल तो निकलता ही है, ये पूरा तेल वाली जो कैटेगरी है ये तो आती ही है। लेकिन कोयला, लोहा, तांबा, सोना, बॉक्साइट, ये सारे भी जो है ज़मीन के अंदर से ही निकलते हैं। फिर यहाँ पर
पर बच्चों के साथ बस डिस्कस किया हुआ है कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा, उसके भंडार सीमित हैं, ठीक है, तो सीएनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर इधर हम एलपीजी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पर्यावरण प्रदूषित ना हो, क्योंकि लकड़ियों को जलाया जाता है, जो उपले होते हैं जो गाय के गोबर से बनते हैं वो जलाए जाते हैं, तो उससे प्रदूषण होता है, लकड़ियाँ जलाई जाती है तो वन खत्म हो रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है कि हम एलपीजी जो होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसका भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। और बच्चों के साथ हम यहाँ पर ये चर्चा कर सकते हैं कि सूरज की किरणों का इस्तेमाल और किस किस काम में होता है। सूरज की किरणों के बारे में, सनलाइट की यहाँ पर बात हो रही है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर सौर एनर्जी का प्रयोग करके बहुत सारे काम कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चों के साथ यहाँ पर इस पर चर्चा हो सकती है कि ऊर्जा के असीमित भंडार हमारे पास अवेलेबल है, जैसे सौर एनर्जी अनलिमिटेड है, तो उसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। और ये डिवाइड करके बता सकते हैं कि ऊर्जा के कौन कौन से सीमित भंडार यहाँ पर है और कौन कौन से असीमित भंडार यहाँ पर हमारे पास उपस्थित है। अब ज़मीन के खजाने की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यह पता लगाना आसान नहीं है कि ज़मीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ पर मौजूद है। वैज्ञानिक इसके लिए खास मशीन का प्रयोग करते हैं और फिर अंदाज़ा लगाते हैं और गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल को ऊपर खींचा जाता है। जब तेल निकाला जाता है तो बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही ज़्यादा बदबूदार होता है। इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, फिर इनको शुद्ध करने के लिए बड़ी बड़ी रिफाइनरीज का प्रयोग किया जाता है, बड़ी बड़ी मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसी तेल से हमें क्या क्या मिलता है, उस तेल से कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ के लिए जो ईंधन होता है, सारा उसी तेल से हमें मिलता है। और एलपीजी जो होती है, जो हम किचन वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है, रसोई घर में यूज़ करते हैं, मोम, कोलतार और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। जब पूरा साफ़ हो जाता है उसके बाद ये बचे हुए सामान से ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती है। प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी इसी तरीके के तेल का इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग पूरा इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। मोस्टली हमारी जो भी चीज़ें हमें आवश्यकता लगती है वो सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर से आती है, तो इनको बचत करने की, इनको सेव करने की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आवश्यकता है। देखो अगले इस पोस्टर से हमें समझ में आएगा कि कहाँ पर तेल का प्रयोग किया जाता है। वही सारे तेल की बचत है, मतलब कि आप अपनी खुद की बचत कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ पर इन सभी का इस्तेमाल होता है? रोशनी में, ड्राई क्लीनिंग में, मिट्टी के तेल के रूप में, गैस के रूप में, मशीनों में, प्लास्टिक रंग रोगन में, पेट्रोल, डीजल और वायुयान के ईंधन में, सब जगह हम लोग ये तेल का उपयोग करते हैं, जिसके अंदर हमारा डीजल, केरोसिन, एलपीजी सारी ही चीज़ें यहाँ पर आ जाती, मोम, कोड़ताल, सारी चीज़ें। चलो एक पहेली और पढ़ लेते हैं, उसके आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं कौन हूँ ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, काला काला गाढ़ा तरल है, जीवन जीना करे सरल, सोचो मैं कौन हूँ, जल्दी बोलो मैं कौन हूँ, धीरे खर्चो मुझे बचाओ। मतलब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर बचाने की बात हो रही है, सीमित भंडारे मतलब पेट्रोल डीजल की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पेट्रोल डीजल, क्योंकि यहाँ पर आपको पेट्रोल डीजल की खासियत पता चल गई, तेल की खासियत पता चल गई कि काला काला गाढ़ा तरल पदार्थ है, जमीन से निकलने वाला पदार्थ है, सीमित उसके भंडार है, तो इसको बचाने की हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर आवश्यकता है। चलिए अगला चैप्टर क्या है हमारा? अगला चैप्टर है बसेरा ऊंचाइयों पर, ठीक है। अब ये बसेरा ऊंचाइयों पर क्या बोलता है, इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। बसेरा एक व्यक्ति है, ये इसको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, ये बहुत जगह यहाँ पर यात्राएं करता है। तो मैं हूँ गौरव जानी। कौन है ये? गौरव जानी है, बता दिया इन्होंने कि मैं कौन हूँ, मैं गौरव जानी हूँ। और ये है मेरी लोनार, इनकी बाइक का नाम लोनार है। ये और इनकी बाइक और इनका ये पूरा जत्था, खाने पीने का सामान, रहने का सामान, तंबू, टेंट वगैरह, ये इनके साथ साथ चलते रहते हैं। तो ये इनके क्या बन चुके हैं? जीवन साथी यहाँ पर बन चुके हैं। ये घूमते रहते हैं, कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं वो चीज़ हमारे लिए मायने रखती है। मुंबई से दिल्ली तक के सफ़र कितना 100 किलोमीटर है? 1400 किलोमीटर है। मुंबई से दिल्ली जाने में कितना किलोमीटर लगता है? मुंबई से दिल्ली जाने में 1400 किलोमीटर लगता है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, इस तरीके के घर बनाए जाते हैं, टेम्परेरी निवास इनको बोला जाता है, टेम्परेरी आवास इनको यहाँ पर बोला जाता है। अब ये पहुंच जाते हैं लोनार के साथ, अपनी गाड़ी के साथ पहुंच जाते हैं लद्दाख, ठीक है। मुंबई से दिल्ली यात्रा करते हुए ये लद्दाख पहुंच जाते हैं। आपको पता है लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। लद्दाख का थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेते हैं, पता नहीं कब जाने को मिलेगा, पर एक्सपीरियंस ले लेते हैं इनकी मदद से, गौरव की मदद से एक्सपीरियंस हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। आखिरकार मैं और लोनार लद्दाख पहुँच गए थे। अजब अनूठा था, यह इलाका बहुत सूखा है, समतल सा है, ठंडा सा रेगिस्तान यहाँ पर है। यहाँ बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते हैं सिर्फ बर्फ से ढके हुए पहाड़ और सूखा ठंडा सा मैदान। लेह शहर की एक शांत गली में सफ़ेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा। आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे बोले झूले झूले, यानी कि स्वागत है स्वागत है। अब आपको ये पूछा जाएगा कि झूले झूले का मीनिंग क्या होता है? तो झूले झूले का मीनिंग होता है स्वागत करना, क्योंकि बच्चों ने वेलकम किया, ठीक है। चिल्लाते हुए वो उस गाड़ी का पीछा करने लगे, ठीक है। अब सभी उन्हें अपने घर ले जाना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि मेहमानों का स्वागत करना सभी की आदत होती है, ठीक है। सभी में परंपरा मानी जाती है कि हमारे यहाँ पर जो भी मेहमान आएंगे हम लोग उनका स्वागत करेंगे।
चलो अभी घर की बात कर लेते कि लद्दाख में कैसे घर पाया जाता है, क्योंकि बसेरा बोला है मतलब घर की बात तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा। तो जब ये लद्दाख में घर पर जाते हैं तो वहाँ पर पता चलता है उन्हें कि पहली मंजिल जो है, देखो यहाँ से घर के बारे में पता चल रही है। अंदर में घर छप्पड़ जैसा लग रहा था, अंदर से घर कैसा था, बाहर से कैसा था, उस पर मिट्टी और चूने की पोताई हो रखी थी। अंदर से घर छप्पड़ जैसा था, पत्थरों से बना रखा था उसको, हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी। ताशी मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से पहली मंजिल पर लेकर गया। उसने बताया कि नीचे वाली मंजिल पर हम जानवरों को रखते और ऊपर वाली मंजिल पर हम लोग निवास करते, इसीलिए नीचे घास फूस पड़ी हुई, गाय के खाने का सामान रखा और लकड़ी की सीढ़ियाँ चढ़कर हम लोग ऊपर की ओर चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है, सर्दियों के दिनों में इनका परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता है, क्योंकि बहुत ठंड पड़ती है। तो जितना हम अंदर की साइड रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमें थोड़ी गर्मी महसूस होगी। ठीक है, ठंड का इतना एहसास नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो बेसिक सी बात हो रही कि किस तरीके से लगा हुआ है चीज़ें, उपले वगैरह बनाए जाते हैं। उपले मतलब कि गोबर के जो कंडे हम लोग अभी बात कर रहे थे वो सारे बनाए जाते हैं। किसी की छत पर धान के ढेर लगे हुए हैं, किसी ने ये रखा हुआ है। अब यहाँ क्या होता है, जैसे कि गर्मी के मौसम में, क्योंकि ठंड जब पड़ती है तो इतनी ठंड पड़ती है कि वहाँ पर कोई भी फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, गर्मी के समय में ही अपने सारे फल फूल सब्जियाँ जो होती हैं उनको सुखा कर रख देते हैं, और ठंड के समय जब मार्केट में कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है तो वो उन सूखे सामानों का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर लद्दाख के बारे में बात बताई हुई है। और यहाँ पर घर की विशेषता देख लो कि मोटी मोटी दीवारों का प्रयोग किया जाता है, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये ठंड से बचाते हैं, इसलिए लकड़ी की छत और लकड़ी की जो भी है फर्श का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी की ही सीढ़ियाँ वहाँ पर मिलेगी और मोटी मोटी दीवारें रहेगी, ताकि बाहर की ठंड जो है अंदर ना जा पाए और अंदर की गर्मी जो है वो बाहर ना जा पाए, इसलिए मोटी मोटी दीवारों का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। आगे बढ़ते, अब हम कहीं और चलेंगे। अब हम थोड़ा सा अपनी लोनर को लेकर आगे की ओर बढ़े। गौरव अपनी लोनर को लेकर लद्दाख से आगे बढ़ा। अब समय था आगे बढ़ने का, मतलब वो थोड़ा आगे बढ़ गया। टेढ़े मेढ़े सकरे पहाड़ी रास्तों पर होते हुए वो कहीं ऊंचाई पर जाता जा रहा था, चढ़ाई करता जा रहा था। अब सड़कें तो खत्म हो गई। ठीक है, अब सिर्फ बड़े बड़े पत्थर रह गए, कहीं सड़कें कहीं बड़े बड़े पत्थर। लोनार गाड़ी से चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि अब वो पहुंच चुका था चांगथांग इलाके की तरफ। अब ये इलाका क्या है, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि चांगथांग इलाका क्या है, चांगपा जनजाति क्या है, तो यहाँ से सारी डिटेल पता चल जाएगी। अब मैं चांगथांग इलाके की ओर बढ़ चुका था। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना ये मैदानी इलाका बहुत सुनसान और बहुत ही ज़्यादा पथरीला था। बहुत ही पत्थर थे, बहुत ही सुनसान इलाका था, क्योंकि चांगथांग जो है उस इलाके में कोई इंसान रहता नहीं है, बस रहने के लिए आते। घुमंतू प्रजाति के जो लोग होते हैं, जो घूमते रहते हैं, वो लोग वहाँ पर अपना टेम्परेरी आवास बनाते, तंबू वगैरह से अपना आवास बनाते, कुछ समय वहाँ पर भेड़ को चराते हैं, और जब सारा सामान मतलब ऐसे चराई वाला एरिया जो खत्म हो जाता है फिर वो वहाँ से भी पलायन कर जाते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई पर गौरव बढ़ रहा था उसके सर में दर्द होने लगा था, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। फिर कमजोरी होने लगी, फिर धीरे धीरे उसको आदत पड़ गई, क्योंकि उसने बहुत समय तक ट्रैवल किया था। आई थिंक 2 से 3 दिन तक उसने यहाँ पर ट्रैवल किया है। ठीक है, दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, बहुत सारे सिर्फ नीला आसमान और बहुत से तालाब उसको दिखाई दे रहे थे। कई दिन और रात बीत गए, अकेला ही चलता रहा। अचानक से मैदान में उसे चढ़ती हुई भेड़िया दिखी, बहुत सारे भेड़ बकरियां उसे दिखाई दिए, फिर कुछ टेंट दिखाई दिए। तो वो हैरान हो गया कि ये सारी चीज़ें क्या है। तो फिर जाकर उसे पता चला कि ये चांगपा जनजाति है, जो क्या करती है, भेड़ों और भेड़ जो बकरियां होती है उनको यहाँ पर चराने का काम करती है। इतने बड़े खाली इलाके में सिर्फ 5000 लोग थे। ये चांगपा जनजाति घुमंतू लोग होते हैं, जो एक जगह पर निवास नहीं करते। ये घूमते रहते, अपने बकरे और भेड़ बकरियों का जो झुंड होता है उसको लेकर मैदानी इलाकों की खोज करते रहते हैं। इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान जानवरों से मिल जाता है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर, कोट, ऊन आदि इन्हें यहीं से प्राप्त हो जाता है, और यही इनकी पूंजी का साधन भी होता है। यहीं से ये पैसा भी अर्न कर लेते हैं। ठीक है, और जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार स्तर होगा उनका। ठीक है, ये उनके खासियत को बताता है। जितनी ज़्यादा भेड़ बकरियां होगी, ये उनका एक लेवल होता है, स्टैंडर्ड लेवल होता है। चांगपा खास तरीके की भेड़ बकरियां पालते हैं। चांगपा जनजाति जो होती है खास प्रकार की बकरियां यहाँ पर पालती है, जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनाई जाती है। आपने नाम बहुत सुना होगा पश्मीना ऊन का, पश्मीना शॉल होती है कश्मीर की। ठीक है, तो ये जो चांगपा खास प्रकार की बकरियां पालते हैं, इन्हीं बकरियों से पश्मीना ऊन बनती है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल उतने ही ज़्यादा नरम होंगे। तो अपनी थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर होगी, जैसे ऊपर जाएंगे ये लोग तो इनको सांस लेने में दिक्कत आएगी, लेकिन जितने ऊपर जाएंगे इनके बाल उतने ही सॉफ्ट होंगे। इनके बाल जितने ज़्यादा सॉफ्ट होंगे उतनी ही पश्मीना ऊन है उतनी ही अच्छी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए चांगपा जनजाति इतने मुश्किल हालत में होते हुए भी ऊंचाई पर रहना उनको बहुत पसंद होता है, कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा झेल लेते हैं, लेकिन इनकम तो अच्छे से हो जाएगी। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो गौरव है मोटरसाइकिल पर थोड़ा सा ही सामान लाया था, ठीक है। लोग यहाँ पर जो लोग होते हैं अपना पूरा सामान घोड़ों और याक के ऊपर लाद कर घूमते हैं। आपने देखा होगा लद्दाख जो होता है इधर सारे याक चलते हैं, याक के ऊपर ट्रैवलिंग की जाती है। जब आगे बढ़ना हो तो सिर्फ ये 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल जाते हैं। जैसे कि अब हमें ये एरिया छोड़कर जाना है तो 2.5 घंटे में अपनी पैकिंग हो जाती है इन लोगों की। और वैसे हम लोग अपनी बात करें तो 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं, इवन 3 दिन से भी ज़्यादा लग जाते हैं अपने घर को पैक करके कहीं निकलने में। जहाँ ठहरना होता है वहाँ कुछ देर ठहर जाते हैं टेंट गाड़ कर, और इनका घर यहाँ पर तैयार हो जाता है। मतलब ये टेम्परेरी आवास में रहते हैं। आपका स्वागत है करते हुए नाग्या माल जो एक व्यक्ति है मुझे बड़े तिकोने टेंट के अंदर ले गए। उस टेंट को रेबो कहा जाता है जो चांगपा जनजाति है, ठीक है। ये किस प्रकार के घरों का इस्तेमाल करती है, टेम्परेरी आवास इस्तेमाल करती है। क्या कहा जाता है उस टेंट को, ये लोग उस टेंट को रेबो बोलते हैं। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं जिसे सिलकर ये जोड़ देते हैं, और ये बहुत मजबूत होती है और गर्म भी रखती है। देखो ये जो पट्टियाँ हैं काहे की बनी हुई थी, ये जो पट्टियाँ जो थी हमने देखा याक के बालों की बनी हुई है। इनको 9 डंडों के सहारे, अब आपको यहाँ पर इमेज भी दिख रही है तो चीज़ें क्लियर होती जाएगी कि इन डंडों के सहारे इस तरीके से इनको खड़ा किया गया था। सबसे पहले तो याक के बालों की पट्टियाँ बनाते हैं, फिर उनको सिल लेते हैं और इन डंडों के सहारे उसको ऐसे खड़ा कर देते हैं। फिर इसके बीच में एक होल होता है, एक छोटा सा छेद होता है जहाँ पर नीचे चिमनी लगाई जाती है, और जब चूल्हे का जो धुआं होता है वो निकालने के लिए इसके बीच में एक छोटा सा छेद यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। और टेंट में घुसने पर मैंने पाया कि वो बहुत ऊंचा है। हम लोग नॉर्मली टेंट देखते हैं, हम लोगों को नीचे झुक कर जाना होता है क्योंकि टेंट की साइज़ जो रहती है उसकी हाइट जो रहती है उसको कम रखा जाता है। लेकिन रेबू ये जो चांगपा जनजाति अपने टेंट को बहुत ऊंचा बनाती है, बिल्कुल घर के लायक बना देती है। घर जैसा होता है जिसमें आप आसानी से खड़े हो सकते हो, आपका फ़ैन भी आपके टच नहीं होता है, इतनी बराबर की ऊंचाई पर ये बनाते हैं। रेबो जो होते हैं अंदर से मुंबई वाले फ्लैट के कमरे जितना बड़ा था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि रेबो कितना बड़ा होता है। नॉर्मल टेंट और रेबो के बीच में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मल टेंट तो इस तरीके का होता है, छोटा सा, बस घुसकर अंदर जाकर सो सकते हो या फिर आप बैठ सकते हो, या फिर 2 से 3 इंसान से ज़्यादा उस टेंट के अंदर नहीं बैठ सकते। लेकिन रेबो एक फ्लैट की तरह इतना बड़ा होता है, प्रॉपर उसमें खड़े होने की जगह होती है, ठीक है। नाग्या माल ने बताया कि इनके टेंट का डिज़ाइन 1000 साल से भी पुराना है, और इसी टेंट के अंदर ये जो चांगपा जनजाति है वो हमेशा ठंड से बची हुई रहती है, ठीक है। ठंड भी कैसी, 0 डिग्री या फिर -डिग्री में भी टेम्परेचर चला जाता है तो भी ये अपने आप को इसके अंदर सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि देखो इनका काम ही ये जितनी ऊंचाई पर ये जाएंगे उतना ही ज़्यादा बकरी के जो बाल है वो सॉफ्ट होंगे। जितने ज़्यादा सॉफ्ट होंगे तो इनकी ऊन भी उतने ही प्राइस में बिकेगी। तो इनको सर्वाइव करना है, खुद की भी रक्षा करनी है, अर्न भी करना है, पैसा भी कमाना है, इसके लिए इनके पास ये अल्टरनेट सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं, ठीक है। चैप्टर काफ़ी लेंथी है, इसका रिमेनिंग सेशन जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे उसमें घरों के सारे ही प्रकार के भाग हम लोग अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।